हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हमने आप लोगों को सारी चीज़ें पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन जो मध्यकाल था आपका 650 से लगा करके 1550 ईस्वी समथिंग, उसके बारे में हमने बताया भी था कि पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं जो उस समय क्षेत्र में पनपी, उस समय का जो समय था उसके अंतर्गत जो कलाएं थी उसका हमने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी थी। आज उसी की एक जो नई कला है, हमने बताया था कल इसी टॉपिक पे हमने समापन किया था। आज उसी के आगे का जो एक नई कला है पूर्व मध्यकाल की कला के अंतर्गत, यानी कि जिसका समय है 650 से 1000 ईस्वी, यानी कि पूर्व मध्यकाल का समय ये है। मध्यकाल का समय हमने पूरा बताया था कि 650 से लगाकर 1550 ईस्वी है, लेकिन पूर्व मध्यकाल का समय वो 650 से लगा करके 1000 ईस्वी माना जाता है, यानी कि 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच मध्य में। अब उस समय हमने बताया था एलोरा, सित्तनवासल, चोल कला और पाल चित्रकला, तो इत्यादि चीज़ें हमने चोल कला, एलोरा, सित्तनवासल कलाओं के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन आपकी पाल चित्रकला ये बची थी। तो इसके बारे में आपको हम पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो कला आती है उस समय के विभाजन के समय, जो उस समय का विभाजन हुआ है 650 से और 1000 के बीच में, जो उस समय का विभाजन हुआ उसके बीच की जो चित्रकला एक बची हुई है, ठीक है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे थे। जो ना भित्ति चित्रण ना हो करके सिर्फ ताड़पत्रीय ग्रंथों के ऊपर चित्रकारी की गई है, इसलिए इसको अलग से आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि आपको हमने बताया है कि चाहे एलोरा हो, चाहे सित्तनवासल हो, और चाहे आपकी होयसल कला हो, चाहे काकती कला हो, इत्यादि जो कलाएं हैं वो सब पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो हैं वो भित्ति चित्रकारी हैं। भित्ति का मतलब होता है दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी की कार्य हुआ है, इसलिए उसको हमने अलग तरीके से समझा दिया। यहाँ पर जो पाल चित्रकला की, जो पाल वंश की चित्रकला है, ये ज़्यादातर आपकी जो है पाल पोथी, जिसको हम पोथी चित्रण बोल सकते हैं, या इसको हम दूसरी कला भी बोल सकते हैं, पाल वंश की पोथी चित्रकला। इस वंश में ज़्यादातर जो कार्य हुआ है वो पोथियों पर ही कार्य हुआ है, जिसमें ताड़पत्री ग्रंथ बनाए गए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नंबर 1 पॉइंट पे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है पाल वंश की चित्रकला, जिसका समय है 730 से 1197 ईस्वी। देखिए, हमने 650 से लगा करके 1100 ईस्वी का समय माना है समथिंग, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी समय घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन इस समय जो पाल वंश की चित्रकला का समय है वो ये समय है। बाकी 650 के बाद ऐसा नहीं कि कोई एलोरा भी चल रही थी, तनवासल भी चल रही थी, उसका समय अनेकों समय हुए, लेकिन उसी के बीच में ये आपकी पाल वंश की चित्रकला आई, जब उसका समय था 730 से 1197 ईस्वी। ठीक है, ये उसका समय है, पाल वंश की चित्रकला। समझ गए? आगे नंबर 1 पे हम देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखा गया है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में पूर्वी भारत में बंगाल या बिहार पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शती ईस्वी से चित्रकला की एक नई परिपाटी का जन्म हुआ, जो पोथी चित्रण के नाम से जानी जाती है। हमने अभी आप लोगों को इससे पहले बताया कि जो पूर्व मध्यकाल में पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार, ये दो जो राजाएं उस समय थे, यानी कि बिहार में और बंगाल में जो पाल राजाओं का शासनकाल चल रहा था, उस समय क्या हुआ था, एक चित्रकला की नई परिपाटी का जन्म हुआ था, जिसको पोथी चित्रण के नाम से जानी जाती है। क्योंकि हमने बताया ना इससे पहले कि जितने भी चित्रकारी हुई है वो सारी की सारी दीवारों पे हुई है, और सारी की सारी जो है भित्ति चित्रण के रूप में जानी जाती है। लेकिन जब आपका पाल वंश आया, यानी कि जब 730 यानी कि 7वीं यानी 8वीं शती ईस्वी आया, उस समय क्या हुआ कि दीवारों को छोड़ करके उसको पत्थरों के ऊपर चित्रकारी करना स्टार्ट किया गया, इसलिए इसको पोथी चित्रण के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पॉइंट पे है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, नंबर 2 पे लिखा गया है
नंबर 2 पे पॉइंट लिखा गया है, हम देखते हैं। लिखा गया है पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने 730 से 1770 ईस्वी में की थी। देखिए, जो पाल वंश की स्थापना है, ये पाल वंश, जो पाल नाम है, ये पाल उसी के नाम पे रखा गया है जो वहाँ का उस समय शासक था। उसका पूरा नाम था गोपाल पाल। ठीक है, तो उसने अपने पाल के नाम पर इसका वंश का नाम रखते हैं, इसलिए इसका नाम पाल शैली, पाल वंश के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, जिसकी स्थापना 730 ईस्वी में 770 के बीच में गोपाल पाल ने की थी। ठीक है, नंबर 3 पे हम देखते हैं। लिखा गया है गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल, सभी पाल ही हैं। ठीक है, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी के काल में धार्मिक प्रवृत्ति विंध्यवासिनी कला का उत्थान हुआ। इसके काल में बिहार के भागलपुर जिले में गंगा के तट पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार यानी 775 से 800 ईस्वी के मध्य तथा सोमपुरी बिहार बांग्लादेश, जिसको इसमें बिहार यानी कि इस समय बोला जाता है बांग्लादेश, वर्तमान निर्माण तथा ओदांतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण प्रारंभ कराया, जिसके पूर्ण कराने का श्रेय उसके पुत्र देवपाल, ठीक है, जिसका समय था 810 से 820 को जाता है। ये इसका नंबर 3 पॉइंट बड़ा हो गया, लेकिन आपको हम समझाते चलेंगे, समझ लीजिएगा। नंबर 3 पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हमको समझाते चलते हैं क्या क्या इसमें हुआ। कहने का मतलब है, तीसरा पॉइंट लिखा है गोपाल के पश्चात नहीं, गोपाल पाल जिन्होंने इस वंश की स्थापना की, उसका जो पुत्र था धर्मपाल, ठीक है, उन्होंने 770 से 810 के बीच में, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति विंध्यवासिनी कला का उत्थान हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती धर्म से उठती हुई हैं और जिसका दिमाग में बात आती है उसको, उसके अनुसार क्या हुआ, उत्थान हुआ। तो उसके उठने के बाद इन्होंने क्या किया, इसके काल में जो हुआ, धर्मपाल के समय क्या किया, उसने भागलपुर में विक्रमशिला, आज भी ये उस समय बना हुआ है विश्वविद्यालय, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, इत्यादि जो विश्वविद्यालय इस तरीके से जाने जाते हैं, इस समय भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना, जो इस समय महाविहार के नाम से प्रचलित है। ठीक है, तो विक्रमशिला महाविद्यालय महाविहार 775 से लेकर के 800 ईस्वी के मध्य में उसका निर्माण हुआ। लेकिन सोमपुरी, जिसको हम बिहार बोलते हैं, सोमपुरी बिहार, जो वर्तमान समय इसको बांग्लादेश बोला जाता है, जो बांग्लादेश है उस समय उसको सोमपुरी बिहार बोला जाता था। ठीक है, उसका निर्माण तथा ओदांतपुरी बौद्ध मठ, सभी लोग जानते हो कि बौद्ध धर्म बहुत पहले का चलता हुआ आ रहा है, उनके अनुयायी बहुत सारे लोग थे, अनेक गुफाओं में होते, इसलिए लिखा गया है ओदांतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण प्रारंभ कराया। ठीक है, ये किसने कराया, ये जो धर्मपाल के पुत्र थे देवपाल, उसने इसका निर्माण कराया। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और धर्मपाल के पुत्र जो थे देवपाल ने, उन्होंने उसके जो बौद्ध मठ यानी कि उनका निर्माण प्रारंभ किया, जिसका पूर्ण श्रेय देवपाल को जाता है। ये लिखा हुआ है 810 से 820 के को जाता है। ठीक है, ये नंबर 3 पर पॉइंट लिखा हुआ है। अगला हम चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। लिखा गया है देवपाल का पुत्र विग्रहपाल। देखिए, ये पुत्रों का जो क्रम है ये याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे याद रखिए, गोपाल धर्म देव, गोपाल धर्म देव। ठीक है, अब गोपाल का पुत्र धर्म, धर्म का पुत्र देव, और देव का पुत्र विग्रह। ठीक है, इसीलिए लिखा गया चौथे नंबर पॉइंट पे देवपाल का पुत्र विग्रहपाल हुआ। इससे इसने क्या किया, संन्यास धारण कर लिया। ये मोह माया ग्रह त्याग, सबसे इसने पूरा ग्रह त्याग कर लिया, इसलिए इसने संन्यास धारण कर लिया। जो कि इसका पुत्र जो था नारायण पाल, देवपाल का जो पुत्र था विग्रहपाल ने, इसके जो पुत्र का जन्म हुआ नारायण पाल ने, उसने क्या किया, शिव के सम्मान में, जो भगवान शिव हैं उनके सम्मान में 1000 शैव मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, उसने क्या करा दिया कि वो बहुत ही कला प्रेमी था, लेकिन प्रेमी के अनुसार वो धार्मिक भी बहुत था और आध्यात्मिक बहुत था और कलाओं में रुचि भी बहुत रखता था।
इसलिए जो उसका जो पुत्र नारायण पाल हुआ उसने क्या कराया कि शिव से संबंधित यानी शिव के सम्मान में उन्होंने 1000 जो आपके मंदिरों का निर्माण है वो किसने कराया है, ये याद रखिएगा। ये आप पूछ लिया गया था, प्रश्न 2012 में आया था पीजीटी क्वेश्चन में कि 1000 शैव धर्मों के शैव मंदिरों का निर्माण कराने वाला कौन सा शासक है। तो उसमें लिख के आया था धर्मपाल, देवपाल, महिपाल और या तो फिर आपका नारायण पाल। तो इसका सही ऑप्शन आपका है नारायण पाल। ठीक है, तो 1000 मंदिरों का निर्माण कराने वाला जो है शैव मंदिर के, वो आपका कौन सा है, नारायण पाल। ठीक है, ये नंबर 4 पॉइंट का है। इसके आगे हम देखते हैं नंबर 5 पे पॉइंट लिखा गया है आपका। ठीक है, वो हम आपको बताते चलते हैं। नंबर 5 पे पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसका पुत्र महिपाल हुआ। ठीक है, अब नारायण पाल का पुत्र कौन सा है, महिपाल। इसका पुत्र महिपाल हुआ। महिपाल के काल में क्या हुआ, सारनाथ में कई चैत्य, मूल गंधकुट्टी, धर्मराज का स्तूप भी बनवाया। स्तूप का मतलब सभी लोग समझते हो, स्तूप इस तरीके का होता है जिसपे अर्धचंद्राकार के तरीके से चित्रकारी की गई है, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित किसी भी या बौद्ध धर्म से संबंधित या तो बौद्ध की या उनके अनुयायियों की या उनके भक्तों की, कह सकते हैं अपनी भाषा में भक्तों की, या उनके बहुत ही ज़्यादा पूजनीय साधु संतों की अस्थियों को या उनके कपड़ों को रख करके उसके ऊपर स्तूप का निर्माण कराया जाता था। ठीक है, उसी पर लिपि लिख दी जाती थी, उसी की पूजा लोग करते थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उस समय जो है कई चैत्य का मतलब होता पूजा गृह। ठीक है, मूल गंधकुट्टी, ये स्तूप का नाम है मूल गंधकुट्टी। धर्मराज का ये भी नाम स्तूप का है, लिखा गया है धर्मराज का स्तूप भी बनवाए गए हैं। ठीक है, तो ये नंबर 5 में क्लियर कर दिया गया है। नंबर 6 पे हम देखते हैं, लिखा गया है इसी के काल में पाल शैली की अनेक पोथियों का चित्रण भी कराया गया। सबसे ज़्यादा जो पोथी का कार्य यानी कि पाल पोथियों का कार्य जो हुआ है, कहने का मतलब ये है कि जो भी पुस्तकों का निर्माण हुआ है ताड़पत्रों पे, वो सारे के सारे जो हैं महिपाल के युग में ज़्यादातर कार्य किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर 7 पे पॉइंट लिखा गया है। नंबर 7 पे पॉइंट लिखा है आपका, इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा रामपाल था। पाल वंश का जो अंतिम राजा जो शक्तिशाली था उसका नाम था रामपाल। ये इस वंश का लास्ट और अंतिम राज शासक है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद पाल वंश में कोई संस्थापक नहीं बचा था। जबकि इस वंश का अंतिम यहाँ पे फिर से देख लीजिए, इस वंश का अंतिम शक्तिशाली जो राजा था वो रामपाल था। लेकिन जबकि इसका वंश का अंतिम राजा मदनपाल या विग्रहपाल तृतीय था। कहने का मतलब ये है कि अगर योद्धा कह सकते हैं ना, योद्धाओं में अगर अंतिम शक्तिशाली राजा देखा जा सकता है तो पाल वंश का रामपाल ही ऐसा एक योद्धा था जो शक्तिशाली था। अगर अंतिम इस वंश का राजा देखा जा सकता है तो मदनपाल था और या विग्रहपाल तृतीय था। उसको दोनों नाम से पुकारा जाता है, मदनपाल था या विग्रहपाल तृतीय था। ठीक है, ये 7वें नंबर पर क्लियर किया गया। 8वां नंबर हम देखते हैं। 8वां नंबर लिखा गया है, पाल वंश के बाद सेन वंश की स्थापना सावंत सेन की सेन वंश में विजय सेन तथा लक्ष्मण सेन प्रमुख राजा हुए, जिसके काल में कला की उन्नति हुई। कहने का मतलब ये है कि पाल वंश के समापन के बाद, अब पाल वंश कैसे समापन होता है वो भी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। क्योंकि पाल वंश में होता यह है कि उनके जो सेना नायक थे उन्होंने उनसे गद्दारी कर दी थी। वो दूसरे राज्य से मिल करके अपने ही राज्य के ऊपर आक्रमण करवा करके उस पाल वंश की जो है पूरा उसका विनाश करवा देते हैं। इसीलिए उस समय जो है लक्ष्मण सेन ने इस वंश के ऊपर आक्रमण कर करके अपने सेन वंश की स्थापना कर लेते हैं। इसीलिए लिखा गया है
कि सेन वंश की स्थापना सामंत सेन की सेन वंश में विजय सेन तथा लक्ष्मण सेन प्रमुख राजा हुए। लक्ष्मण सेन प्रमुख इसलिए हुए थे कि उन्होंने ही इस राज्य के ऊपर आक्रमण करवाया था। इसलिए पाल वंश के बाद जो है आपका जो है सेन वंश ही आता है। लेकिन जब तक पाल शैली चली, पाल शैली के अंतर्गत जो भी कार्य हुए हैं वो सब के सब बौद्ध धर्म से ही कार्य हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका लिखा गया है लक्ष्मण सेन प्रमुख राजा हुए जिनके काल में कला की उन्नति। हाँ, ये मान सकते हैं कि लक्ष्मण सेन के समय में बहुत सारी कलाओं की उन्नति बहुत हुई, कलाओं के बारे में जानकारी मिली है और अनेकों स्थानों पर उन्हें चित्रकारी भी करवाई है, जिसका उल्लेख मिलता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए जिसके काल में कला की उन्नति काफ़ी हुई है। अब ये इतनी क्लास हमने आप लोगों को पाल शैली के अंतर्गत आप लोगों को हम समझा दिए हैं फर्स्ट क्लास में, भाग 1 में। अगली आने वाली जो क्लास होगी वो भाग 2 में होगी। ठीक है, और भाग 2 शायद हो सकता है बड़ी हो, क्योंकि आप लोगों को पाल शैली की पूरी जानकारी हम भाग 2 में पूरी की पूरी देंगे। लेकिन पहले भाग 1 में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे दी है, कितनी जो ज़रूरी है वो आप लोग देख लीजिए। धीरे धीरे करके आप लोगों को क्लास देते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। किसी को कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर। जब तक आप लोग पूरा देखेंगे नहीं समझ में आएगा नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आने वाली क्लास तक के लिए, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।